हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस पैथोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा, एंडोक्राइन सिस्टम भी देख लिया है हमारा। तो हम एक नया सिस्टम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए हमें हर दिन के टाइम को यूटिलाइज करना है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फिर अपना यूरिनरी सिस्टम के बारे में। हम अभी हमारी ये क्लास रहने वाली है। जितना आज कंप्लीट हो जाएगा यूरिनरी सिस्टम के बारे में उतना पढ़ लेंगे, बाकी फिर कल की क्लास में हम आगे का इसका सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो लिखा है यूनिट सिस्टम। आप सभी में क्या ने पढ़ रखे होंगे, भले ही इतने अच्छे से ना भी पढ़े हों, लेकिन आप सभी को ही होती है कहीं ना कहीं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने थोड़ी बहुत तो पढ़ रखी होगी, नहीं भी पढ़ रखी है तो मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ा दूंगा। लास्ट टाइम भी मेरे पढ़ाई में से क्वेश्चन आए हैं आपको, तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे पूरा जितना मैं पढ़ाता हूँ। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको लगभग फंस जाएंगे। ठीक है, लिखा है यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम हमारा, यूनिट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता है तो वो भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि यूनिट सिस्टम में हमारी दो किडनी पाई जाती हैं, दो यूरेटर उससे जुड़े हुए थे वो पाए जाते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर से आके फिर किडनी से एक्चुअल में यूरिन फिल्टर होकर यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरेथ्रा के बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा से फिर मेल में पेनिस निकल जाता है। तो ये चार चीजें क्या हिस्से में पाई जाती है, यूरिनरी सिस्टम में हमारे पाई जाती हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने रूप से हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, किडनी के बारे में इसमें पढ़ना पड़ता है यूरिनरी सिस्टम में। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो कुछ फंक्शन मैंने बोर्ड पे लिखे नहीं है, मैं मुंह से बोल के आपको बता दे रहा हूँ कि लिखा है पहला फंक्शन की मेंटेनिंग होमोस्टेटस। तो होमोस्टेटस का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है जो हमारे यूरिनरी सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या लिखा है, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा। कहने की बात यह है कि यूरिन के साथ में, आपको पता है मैंने यूरिन आपको पढ़ाया हुआ है, तो यूरिन के साथ साथ और क्या निकलता है उसमें, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए, जो खराब प्रोडक्ट रहते हैं उसको भी ये क्या करने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये एक प्रकार का सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करते हैं कि बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये बॉडी से क्या करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को और या सब्सटेंस या पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। इसके अलावा लिखा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन एडजस्ट करने का काम करता है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल इसके फंक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं विशेष कि मैं बोर्ड पर लिख के समझाऊं आपको, टाइम वेस्ट करूं। ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट लिखी, लेकिन कि कुछ हार्मोन का ये सिक्रीशन करता है। तो कौन से हार्मोन किडनी से निकलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से हार्मोन है जो किडनी से निकलते हैं। तो लिखा है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफिलॉल जिसको कि विटामिन D3 बोला जाता है, रेनिन हार्मोन, पोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। अब एकदम स्टार्टिंग में आप आ जाइए, जब स्टार्टिंग की क्लास ली थी हमने मेट्रोलॉजी में, जो बाद में पढ़े रहे हैं तो वो पुरानी क्लासेस जरूर जाके देखें, अदरवाइज आपका सिलेबस उस हिसाब से कंप्लीट नहीं होगा जिस लेवल में होना चाहिए, मतलब उतने अच्छे तरीके से। तो जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन किया पुरानी क्लासेस देखिएगा, हमने सब कुछ पढ़ा है स्टार्टिंग से लेके अभी तक। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन होता है जो कि किडनी से रिलीज होता है 85% और 15% रिलीज होता है लीवर के द्वारा। यह हार्मोन कब किस कंडीशन में रिलीज होता था हमने बात करी थी, जब जब बॉडी में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होती है, बेसिकली कमी पाई जाती है, या फिर एरिथ्रोपोइटिन क्या कर रहा है, एरिथ्रो से आपको वर्ड से समझ में आ रहा है क्या है, एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी। तो एरिथ्रो को, आरबीसी को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रक्रिया होती थी ना, एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता था, आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी का बनना। और यहाँ पे भी आप देखिए एरिथ्रोपोइस पॉइस तक का आपका वर्ड पूरा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एरिथ्रोपोइसिस को कराने में हेल्पफुल होते हैं हमारे। ठीक है,
तो वहां अगर आप थोड़ा बहुत भूल भी गए हो तो वापस से रिवाइज करा दूं मैं, इसलिए मैं बोलता हूँ वहां अगर आपने पढ़ा है कि याद है आपको, मैंने कई बार 2 बार बताया था आपको, मतलब कई बार बताया होगा लेकिन फिर भी 2 बार बोर्ड पे लिख के भी तक बताया होगा कि रेथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन होता है जो कि किडनी से 85%, लीवर से 15% निकलता है। तो मुख्यतः रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये हार्मोन जो होता है वो किससे निकलता है, तो किडनी जो होती है उससे निकलने वाला हार्मोन है हमारा। और एरिथ्रोपोइटिन है तो ऐसा मत समझिएगा, क्या है कि कई बच्चे जो लॉजिक, मैं भी बोलता हूँ लॉजिक लगाने, लेकिन मैं बोलता हूँ पढ़ के लॉजिक लगाओ, और आप बिना पढ़े लॉजिक लगाएंगे तो लोग सोचते हैं कि बोन मैरो जो होती है, बोन मैरो से क्या होता है, बोन मैरो बनाती है हमारे ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो इलेक्ट्रो से वो इतना दिमाग लगा लेंगे कि आरबीसी होता है, आरबीसी से वो इतना दिमाग लगाएंगे कि आरबीसी हमारा एक ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल्स किससे बनते हैं, बोन मैरो से। तो उसको ऑप्शन अगर बोन मैरो मिलेगा तो कहूँ वो बोन मैरो भी आंसर लगा देगा, या बोन भी आंसर लगा सकता है, उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या लगा रहा है। लेकिन एरिथ्रोपोइटिन नामक हमारा हार्मोन जो होता है वो किससे निकलता है, किडनी से निकलता है, ये याद रखना है। इसके अलावा 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन D3 कहलाता है, अभी हमने कहीं इसके बारे में भी पढ़ा था, इसके पहले जब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म देखा था तब मैंने बताया था आपको कि किडनी से रिलीज होने वाला हमारा एक हार्मोन होता है जो कि किस में हेल्प करता है, कैल्शियम वाले में हेल्प करता था और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता था, ठीक है, सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता था। फिर क्या है रेनिन हार्मोन, रेनिन हार्मोन हमारा भी काम करता है, आगे मैं उसको बताऊंगा कहाँ पे काम कैसे करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन तो ये 4 हार्मोन किससे निकल रहे हैं, किडनी से निकल रहे हैं, आपको याद रखने कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है वो याद रखना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे हमने अभी एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी है, तो ये ग्लैंड नहीं होती है, ग्रंथि नहीं कहलाती, किडनी हमारा ऑर्गन कहलाता है, किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं कहलाती, लेकिन ये हार्मोन का रिलीज करता है और ये हार्मोन है हमारे। और हम ये पढ़ते भी हैं हालांकि कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो जो सिक्रीशन करती है वो हार्मोन हार्मोन हो कहलाते हैं वो। तो ऐसा कहीं बुकों में लिखा नहीं है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये भी हार्मोन रिलीज कर रही है। जिस प्रकार से लीवर को भी एक ग्लैंड मान लिया जाता है उसी प्रकार से किडनी को भी हम ग्लैंड मान सकते हैं, लेकिन ये ऐसा बुकों में नहीं लिखा हुआ है, पर ये हार्मोन रिलीज करती है, आपको ये याद रखना है। फिर लिखा है एस्क्यूटरी सिस्टम, तो बॉडी में 4 प्रकार के एस्क्यूटरी सिस्टम पाए जाते हैं। एस्क्यूटरी सिस्टम मतलब कि ऐसे सिस्टम जो कि बॉडी से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को, जो खराब प्रोडक्ट है, खराब पदार्थ है हमारी बॉडी के लिए, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ऐसे 4 हमारे सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है यूरिनरी सिस्टम जो कि हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, किडनी इन्वॉल्व होता है, किडनी इसमें मेन फंक्शन करता है। फिर लिखा है बोवेल, तो बोवेल का क्या मतलब है, बोवेल का मतलब होता है एक्चुअल में जो स्टूल हमारा सैंपल होता है वो पास होता है एनल के थ्रू, तो वो बोवेल सिस्टम, बोवेल के थ्रू बोला जाता है कि बोवेल, उसको एस्क्यूटरी सिस्टम को बोला गया है। बेसिकली स्टूल जो हमारे बॉडी से निकलता है, तो स्टूल भी एक प्रकार का क्या है, स्टूल एक प्रकार का एस्क्यूटरी प्रोडक्ट है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है बेसिकली जो बाहर निकलता है। फिर लिखा है लंग्स, तो लंग्स भी हमारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हानिकारक एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा स्किन, स्किन क्या करती है, स्वेटिंग करती है, स्वेटिंग मतलब कि पसीना निकलता है स्किन से, और स्वेटिंग के साथ साथ में कई और भी जो हमारी बॉडी के लिए खराब तत्व होते हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करती है। तो ऐसे रटने की चीजें नहीं है कि रटने वाली चीजें हैं, हमें बिल्कुल समझने वाली बात है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता तो लंग्स होगा भैया, स्किन क्या करती है, स्वेटिंग करती है, स्किन मतलब चमड़ी में क्या होती है, पसीना निकलता है, तो पसीने के साथ साथ भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। बोवेल, बोवेल के एरिया से क्या निकल रही है, जो स्टूल पास हो रहा है, यूरिन सिस्टम से यूरिन पास होता है। तो ये बहुत जनरल सी चीजें हैं, ऐसे रटने वाली चीजें ही नहीं है हमारे लिए। किडनी पढ़ना शुरू करेंगे। अब किडनी जो होती है हमारी एक प्रकार की एस्क्यूटरी ऑर्गन है, एस्क्यूटरी ऑर्गन में बता चुका हूँ, ऐसे ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के काम कर रहे हैं, तो एस्क्यूटरी ऑर्गन होता है। कहाँ उपस्थित होता है, लिखा है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, मैं बता चुका हूँ आपको, जो ये फ्रंट एरिया होता है एक्चुअल में इसको आगे वाले एरिया को एंटीरियर बोला जाता है, पीछे वाले एरिया को पोस्टीरियर बोला जाता है, ऊपर वाले एरिया को सुपीरियर बोलते हैं, नीचे वाले एरिया को इंफीरियर बोलते हैं। एक मैं क्लास लूंगा इसकी, इसको भी पढ़ना होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको ये वाली भी एक वाली चीज, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे पढ़ें। तो क्या लिखा है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो किडनी होती है वो बैक साइड में हमारी उपस्थित होती है, और बैक साइड में कहाँ उपस्थित होती है, रेट्रोपेरिटोनियली बोला जाता है, क्योंकि ये बैक साइड में उपस्थित होती है। बीच में हमारे यहाँ पे वर्टिकल कॉलम होती है, उसमें दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में हमारी 2 किडनी हमारी बॉडी में उपस्थित होती है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से मैंने डिस्क्रिप्शन देखी भी समझा दिया, मुझे शर्म से आ रही थी लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया। तो रेट्रोपेरिटोनियली एरिया में ये उपस्थित होती है, बैक साइड में उपस्थित होती है, 2 किडनी होती है, एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर एरिया में, लिखा है पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले एरिया में ये उपस्थित होती है।
वर्टिकल कॉलम जो है हमारी रीढ़ की हड्डी जो है हमारी बोल सकते हैं आप, उसके दोनों तरफ एक एक हमारी किडनी उपस्थित होती है। लिखा है लेफ्ट किडनी हायर देन राइट किडनी। ये अच्छी सी चीज लिखी हुई है और ये पढ़ने में मेरे को अच्छा लगा था, भले ही पेपर में आया नहीं हो, आज तक नहीं भी पूछा है, लेकिन कोई पूछ सकता है। तो जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी हाई होती है राइट किडनी के मुकाबले। जो राइट किडनी है, जैसे राइट किडनी में ऐसे खड़ा हूँ तो राइट इस तरफ है, तो राइट किडनी क्या रहेगी, थोड़ी सी नीचे रहती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है लीवर। तो लीवर का एरिया थोड़ा सा तिरछा सा होता है, ठीक है। तो लीवर बेसिकली इस साइड के एरिया में, राइट वाले एरिया में थोड़ा सा लीवर नीचे साइड में ज्यादा होता है हमारा, एक तरह से तिरछा टाइप का होता है, आप लोगों ने देखा होगा डायग्राम। तो लीवर की वजह से क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है रहेगी, राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे रहती है और लेफ्ट वाली किडनी क्या है, अपनी पोजीशन पे ही है। तो राइट तरफ ऐसा है, लीवर कुछ है ही नहीं, तो राइट तरफ की किडनी थोड़ी सी ऊपर रहती है, लेफ्ट तरफ की किडनी थोड़ी सी नीचे रहती है। मुझे पढ़ के पहली बार बहुत अच्छा लगा था, हालांकि मैंने पीएमटी के टाइम पे भी पढ़ा होगा लेकिन मैं भूल गया था बीच में। फिर जब मैंने पढ़ाई करी वापस से अपने लिए एनएफ जो पढ़ा था मैंने कॉलेज के समय पे, तब पढ़ के अच्छा लगा कि अच्छा ऐसा होता है। टेस्टिस में भी ऐसा कुछ होता है, हम पढ़ेंगे आगे जाके। बीन शेप की होती है कैसा शेप होता है, बीन की शेप की होती है, जैसे कि वो आप देखते हैं ना, एक आता था सीरियल मिस्टर बीन, आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है। तो आप लोगों ने किडनी का डायग्राम देख रखा होगा ऑलरेडी। तो किडनी जो हमने, आप लोगों ने बीन देखी होगी, बीन का क्या मतलब होता है, सेम सेम ही देखी होगी आप लोगों ने, उसके जो बीज होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सेमी के बीज के तरीके से, इस प्रकार से और भी बीज होते हैं। तो इस प्रकार के सेमी के बीज होते हैं, उस प्रकार की ये हमको दिखाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं, बीन शेप बोला जाता है। तो बीन के शेप की होती है, 150 ग्राम की होती है। इसका ये लिखा है लेंथ है, तो 2.5 इसकी चौड़ाई है। एक्चुअल में मतलब अंदर से जो थिकनेस मोटाई होती है, बेसिकली इसकी चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के ऊपर क्या कौन सी ग्लैंड पाई जाती थी, सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, इसके यहाँ ऊपर पाई जाती है। एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, दोनों किडनी पे हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड होती है, उपस्थित होती है, जो अभी हम ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब ये बहुत अच्छी सी चीज लिखी हुई है कि 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं किडनी में। और इसके अलावा क्या लिखा है, नेफ्रॉन जो होते हैं फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी में। या कौन से, ऐसे पूछा जाता है कि नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, हेपेटिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, कफर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पाई जाती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पाए पूछे जाते हैं आपसे। मैंने कंबाइंड रूप से यहाँ पे आपको सुना दिया, मुझे सारे याद हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको मैं हर चीज अलग अलग करके पढ़ा ही रहा हूँ, तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो नेफ्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे, किडनी में पाए जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। बहुत प्यारा सा हमारा ये यूनिट सिस्टम वाला जो चैप्टर होता है ना, बहुत प्यारा सा है, बहुत कुछ ऐसा परेशान होने वाली इसमें बात नहीं होती है। तो हम किडनी का स्ट्रक्चर और देखेंगे आज की क्लास में एक्चुअल में, उसके बाद हम क्लास समाप्त कर देंगे। तो हम देखेंगे किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में।
तो डायग्राम पे बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझ लेना है। उसकी थ्योरी नोट्स में मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए। मेन चीज़ क्या है कि आपको समझ लेना है कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। एक बार इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक पेपर में पूछा जा चुका है पहले आपसे, तो ऐसा हल्के में मत लीजिएगा कि कुछ नहीं पूछा जाता है, इससे पूछते भी हैं क्वेश्चन। इसको बस समझा के आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करेंगे हम। तो इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि एक बार पेपर में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, तो इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए। जिनको भी नहीं पता है वो समझें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये अभी मैं लाइन खींच खींच के आपको बताऊंगा कि कौन से एरिया को क्या बोला जा रहा है। एक्चुअल में जितने एरिया नॉर्मल रूप से आपको समझाया जा सकते थे उसको मैंने लाइन खींच खींच के से इंडिकेट कर दिया है। बाकी एरिया जो हैं ये अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा दिखा के फिर समझाऊंगा कि कौन से एरिया को क्या बोला जाता है और क्या क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है आपसे। तो लिखा है किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी का स्ट्रक्चर लिखा हुआ हमारा कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहने की बात है कि बहुत सारे मिलियन ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या होता है इसमें कलेक्शन और चीज क्वेश्चन है। लेकिन मान लो यहाँ पेपर नहीं बनेगा कि यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में पाई जाती है। किडनी में पाई जाएगी, लंग्स में पाई जाएगी, लीवर में पाई जाएगी, कहाँ पे पाई जाएगी? तो किडनी फेरस ट्यूब्यूल्स किस में पाई जाती है? किडनी में पाई जाती है। टेस्ट में पाई जाती है, पाई जाने को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जो हमारे यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो किस में पाई जाती है? किडनी में पाई जाती है। और मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिए कि ऐसा नहीं कि मेरे को एक दिन में याद होगी। मैंने भी जब पढ़ा शुरू में ना तो मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता था, लेकिन क्या मुझे पढ़े बहुत बार हो चुकी है इसलिए मुझे याद हो गई ये चीजें, अब याद हो जाएगी। लिखा है ईच यूनिफिल्स यूनिट पाया जाता है, एस्पिरेटरी पार्ट पाया जाता है, एस्पिरेटरी जिसको क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन्स। बहुत सारे इसमें फिर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है। नेफ्रॉन्स और कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है इसमें, किसमें? यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें पाई जाती है? किडनी में। अब जो मैंने अभी आपको बता दिया कि नेफ्रॉन क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के लिए। इसके अलावा 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हो सकते हैं किडनी में उपस्थित रह सकते हैं। अब हम आ जाए हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, किडनी का जो मेन स्ट्रक्चर उसके ऊपर बात करें हम,
तो थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी, थ्योरी में यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया जाए। तो लिखा है किडनी कवर्ड बाय द फाइब्रस और ट्रू कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो जो किडनी होती है फाइब्रस कैप्सूल, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रू कैप्सूल के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि डिथ होती है। एक होती है बाहरी वाली कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो इनर वाला एरिया होता है वो मेडुला कहलाता है हमारा। तो यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक मेडुला और ये कॉर्टेक्स। तो जो ये फाइब्रस कैप्सूल है ये दो भागों में पाया जा, मतलब दो चीजों को इसके अंतर्गत पाया जाता है, या किडनी आप बोल सकते हैं, किडनी दो भागों में विभाजित होती है, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। जैसे कि अभी मैंने आपको एक ग्लैंड के बारे में बताया था, सुप्रारीनल ग्लैंड, उसमें वो कॉर्टेक्स होता है और क्या होता है, मेडुला कहलाता है। क्या है बाहर वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये जैसे बाहर वाला पोर्शन है ना, ये अंदर का पूरा एरिया, ये बाहर वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। डायग्राम में आपको जो मैं और डायग्राम दूंगा ना उसमें अच्छे से दिखेगा आपको अंदर वाला पोर्शन क्या कहलाता है। मेडुला डायग्राम में यहीं तक लाइन दी हुई है बेसिकली बुक के डायग्राम में। तो अंदर वाला पोर्शन हमारा मेडुला कहलाता है, बाहर वाला पोर्शन हमारा कॉर्टेक्स कहलाता है। तो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में ये डिवाइड होता है। फिर लिखा है आउटर कॉर्टेक्स जो होता है जस्ट बिलो द कैप्सूल, कैप्सूल के जस्ट नीचे वाला जो एरिया होता है वो कौन सा होता है, कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है हमारा। और लिखा है आउटसाइड द पिरामिड, ये क्या कहलाते हैं, ये पिरामिड कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाएंगे, पिरामिड कहलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक और वर्ड लिखा है जिसका नाम है क्या, रीनल पिरामिड। इसलिए मैं बाद में डायग्राम में खींच रहा हूँ लाइन, जिससे आपको समझ में आए बिल्कुल एग्जैक्टली कि किसको क्या बोल रहे हैं। ये जो ये बने हुए हैं ना, तो पिरामिड की तरीके से बने हुए हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, पिरामिड्स बोले जाता है। तो पिरामिड के बाहर का एरिया, और क्या यहाँ से समझिए, तो कैप्सूल के अंदर का एरिया और पिरामिड के बाहर का एरिया, तो ये जो एरिया है बेसिकली इसको क्या बोल रहे हैं इन लोग, कैप्सूल बोल रहे हैं, सॉरी कैप्सूल बोल रहा हूँ, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दर्शाने की कोशिश की गई है इसको। फिर आगे देखेंगे, लिखा है इनर मेडुला इज मेड ऑफ ट्रायंगुलर एरिया ऑफ रीनल टिश्यू कॉल्ड रीनल पिरामिड। इनका कहने की बात यह है कि जो हमारे मेडुला वाला पोर्शन होता है तो वो किससे बना हुआ है, ट्रायंगुलर एरिया से बना हुआ है, जो कि रीनल टिश्यू मतलब किडनी के टिश्यू से बना हुआ है, जिसको कि क्या बोल रहे हैं, रीनल पिरामिड। तो जो मेडुला वाला एरिया है वो किसको कहना चाह रहे हैं, ये पिरामिड वाले एरिया को क्या कह रहे हैं इन लोग, मेडुला बोल रहे हैं। और जो पिरामिड के से लेके हमारे कैप्सूल के बीच का एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, तो लिखा है एपिक्स ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड पेपिली। एपिक्स अभी आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा आपको, एपिक्स और बेस। तो एपिक्स का मतलब होता है ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिक्स। बेस किसको बोलते हैं, जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बेस, समझ रहे। तो ये क्या है इसका, ये है बेस। किसी का भी पिरामिड आप देखें तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और ये वाला जो एरिया है इसका एरिया, ये क्या कहलाएगा, तो क्या क्या लिखा है नोट्स में कि एपेक्स ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड पेपिली। जो एपेक्स है पिरामिड का इसको क्या बोल रहे हैं, पिरामिड बोल रहे हैं। तो जो एपेक्स होता है हमारे पिरामिड का उसको क्या बोला जा रहा है, पेपिलिया बोला जाता है, ठीक है। विच फिट इनटू द माइनर कैलिक्स, ये किस में जाके फिट होता है, माइनर कैलिक्स में। तो ये वाला जो एरिया है हमारा ये क्या कहलाएंगे, हमारे माइनर कैलिक्स कहलाएंगे। माइनर का मतलब होता है छोटा या पतला बोल सकते हैं, तो माइनर कैलिक्स, समझे। तो ये पेपली, ये हमारा पिरामिड था, पिरामिड का जो ये वाला पोर्शन कहलाएगा वो बेस कहलाएगा, और जो ये वाला पोर्शन कहलाएगा वो एपिक्स कहलाता है। तो जो एपिक्स वाला एरिया है उसको क्या बोला गया है, पेपलिया बोला गया है। और यहाँ पेपिला होता फिट रहता है, माइनर कैलिक्स में जाके जुड़ा हुआ होता है। तो मतलब ये जो ऐसे उभार टाइप के हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, माइनर कैलिक्स बोल रहे हैं, समझ गए। फिर लिखा है पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स प्रोजेक्टिंग बिटवीन द पिरामिड आर कॉल्ड रीनल कॉलम। तो रीनल कॉलम किसको बोल रहे हैं, लिखा है रीनल कॉर्टेक्स का जो एरिया होता है हमारा, ये कॉर्टेक्स वाला जो है हमारा एरिया, एक्चुअली रीनल कॉर्टेक्स का जो एरिया है जो कि पिरामिड के बीच में है, इनके बीच बीच में जो स्पेस है हमारी दो पिरामिड के बीच में, उस एरिया को क्या बोला जा रहा है, रीनल कॉलम बोला जाता है।
वो क्या बोलते हैं, हम रीनल कॉलम बोलते हैं। आगे लिखा है इट हैज अ कॉन्वेक्स लेटरल मार्जिन एंड अ कॉनकेव मीडियल हाइलम। अब अप्तल उपतल आप लोग सुनते हो ना, अप्तल और उपतल बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो ये वाला जो एरिया होता है इसका, ये किडनी का ये पूरा एरिया है, ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स एरिया है हमारा। और ये वाला जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव एरिया बोलते हैं। ये वाला एरिया क्या है हमारा, कॉनकेव एरिया। ये वाला एरिया क्या होता है, कॉन्वेक्स एरिया होता है। तो जो हमारा कॉनकेव वाला एरिया है उस एरिया को यहाँ पे, ये वाला जो एरिया ऐसे टाइप की किडनी होती है, तो ये जो अंदर साइड का पोर्शन है हमारा, ये वाला जो एरिया है बाहर वाला, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स एरिया। और ये वाला जो एरिया है वो हमारा क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। क्या कहलाएगा, हाइलम कहलाएगा। तो ऐसा लिखा है कि ये इस तरफ का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स एरिया। और ये वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कॉन्केव एरिया। उत्तल अवतल करके आप बोलते हो ना, उत्तल अवतल तो पूरी चीज है। तो ये वाले एरिया को बोलते हैं कॉन्वेक्स, ये वाले एरिया को बोलते हैं कॉनकेव। तो ये जो धसा हुआ एरिया होता है उस एरिया को क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, हम हाइलम बोलते हैं। जो हाइलम होता है रीनल साइनेसिस हमारा, वो क्या है, रीनल साइनेसिस है। तो हाइलम के यहाँ का एरिया है हमारा, वो क्या कहता है, रीनल साइनेसिस कहलाता है। रीनल साइनेसिस आगे जाके डिवाइड होता है हमारा मेजर कैलिक्स में। यहाँ का जो एरिया होते हैं हमारे, फिर वो क्या कहलाते हैं, मेजर कैलिक्स। और जो ये मेजर कैलिक्स होता है वो छोटे छोटे माइनर कैलिक्स हमारे, समझ गए। मेजर कैलिक्स जो होता है वो माइनर कैलिक्स में हमारे डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा हमारा इससे हाइलम से क्या निकल रहा है, एक रीनल पेल्विस निकल रहा है हमारा। जो तो आगे जाके वो किसमें, मतलब आगे किससे कंटिन्यू होता है, यूरेटर से कंटिन्यू होता है। और हमने शुरू में पढ़ा था जो किडनी होती है, तो किडनी क्या करेगी, यूरिन को फिल्टर करेगी बेसिकली। और यहाँ से फिर क्या है, यूरेटर में आता है हमारा यूरिन, यूरेटर से जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होके बाहर निकल जाता है बेसिकली। तो एक बार फिर से डायग्राम समझेंगे, वो समझना इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है। तो फटाफट देख लेंगे, फिर क्लास भी समाप्त कर देंगे हमने। तो किडनी का स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे यूनिफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं, मिलियंस में पाए जाते हैं। जो हर एक यूनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं उसमें एक एक्सक्रीटरी पार्ट पाया जाता है, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कल समझाऊंगा मैं आपको। किडनी के सबसे पहले हमारे कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, फाइब्रस कैप्सूल या ट्यूब कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो फाइब्रस कैप्सूल किडनी दो भागों में डिवाइड आप बोल सकते हैं। एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और एक होता है इनर। आउटर कॉर्टेक्स मतलब आउटर मतलब बाहर वाला। तो जो हमारे कैप्सूल के अंदर का एरिया है और ये जो पिरामिड है इसके बाहर का एरिया है, इस एरिया को क्या बोला जाता है, क्या बोल रहे हैं हम, मेडुला बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, समझ गए। और ये जो आपको दिख रहे हैं इनको क्या बोला जा रहा है, रीनल पिरामिड के नाम से हम जानते हैं, रीनल पिरामिड इनको हम बोल रहे हैं, रीनल पिरामिड। इसका एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसका अंदर घुसा हुआ एरिया है, इसको बोलते हैं एपेक्स, APEX। नोट्स में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। इसको बोलते हैं एपेक्स, इसको बोलते हैं नीचे वाले एरिया को बेस। तो जो एपेक्स होता है हमारा, एपेक्स वाले एरिया को क्या बोला, एपेक्स वाले पैपेलिया बोलते हैं। और ये आके फिट होता है, ये फिट होता है हमारे माइनर कैरेक्स में, माइनर कैरेक्स में फिट होता है हमारे। आगे हम बात करें तो ये किडनी होती है हमारी, तो किडनी में ये बाहर वाला एरिया है हमारा, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। और जो अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं हम कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस है वैसे धसा हुआ एरिया जो है हमारा, इसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम से कुछ चीजें निकलती हैं, जैसे कि रीनल पैलेस निकलता हुआ दिख रहा है आपको, या यूरेटर निकलता हुआ दिख रहा है।
जैसे कि यूरिन जो है फिल्टर होते हुए आके यूरेटर माइनर कैलिक्स से क्या जुड़ा हुआ है हमारा, ये पिरामिड का जो एपेक्स वाला एरिया है वो आके यहाँ पे फिट होता है, और इसके बाहर का इस तरफ का एरिया क्या है, कॉर्टेक्स है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। अच्छा, इन दोनों के बीच का एरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम के नाम से हम जानते हैं। अब क्या होता है ना कि नेफ्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है ना कि कहाँ से जो यूरिन होता हुआ निकल होता हुआ आ रहा है बेसिकली, तो यहाँ से मतलब आउटर कॉर्टेक्स बाहर साइड से आ रहा है, और जो ये पिपलिया होता है ना, पिपलिया से होता हुआ है, पिपलिया से यहाँ से क्या होगा, जो एपेक्स है ये हुआ है मेजर कैलिक्स के ये एरिया में आकर, जहां तक अच्छे से ध्यान आ रहा है, तो यहाँ से यूरिन किस में आएगा, मेजर कैलिक्स से आता है। मेजर कैलिक्स जाके मतलब कैलिक्स जो होते हैं, छोटे छोटे कैलिक्स जो होते हैं वो जुड़ के बनाते हैं मेजर कैलिक्स, बड़ा कैलिक्स। तो मेजर में ये वाले एरिया में रीनल साइनेसिस से आता है, रीनल पेल्विस एरिया वाले एरिया में, रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन बाहर निकल जाता है। तो एक बार फटाक देख लेंगे पेपिलिया से क्या हो रहा है, पेपिलिया से हमारा जो यूरिन है बेसिकली आप बोल सकते हैं वो किस में आया, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से किस में आया, मेजर कैलिक्स में, जो कि ये वाला एरिया बड़े बड़े एरिया कहलाएंगे इसके पीछे के। और उसके बाद का एरिया क्या कहलाता है, रीनल। इसलिए मैं इसको ऐसा पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके अलावा इसमें से यहाँ पे हाइलम वाले एरिया से क्या है, हमारी दो प्रकार की आर्टरी, मतलब एक आर्टरी और एक वेन निकलती है हमारी, रीनल आर्टरी बोला जाता है। तो ये नीली वाली मैंने दर्शाने की कोशिश की गई, ये रीनल आर्टरी है ये, ठीक है। ये ब्लैक वाली दिखा रही है वेन है। तो एक आर्टरी निकलती है, एक वेन निकलती है, जो आगे जाके डिवाइड होती होगी, लेकिन रीनल से निकल रही, रीनल मतलब किडनी से निकल रही, इसलिए उसको क्या रीनल आर्टरी और रीनल वेन बोला जाता है। इस प्रकार से किडनी से यूरेटर जुड़े हुए होते हैं। यूरेटर क्या है, आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को लाके कलेक्ट करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो है तो आज की क्लास यही समाप्त होगी, लेकिन एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है साथ में कि कल क्लास में थोड़ा सा तब्दीली हो सकती है, या क्लास नहीं भी हो सकती। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। तो तब्दीली होने में ऐसा है कि 6 बजे से क्लास हो सकती है, या तो फिर क्लास आपकी नहीं रहेगी। तो दोनों ही चीज़ें मैंने बता दी है, 6 बजे से क्लास हो सकती है या फिर आपकी क्लास होगी ही नहीं। तो बढ़िए पढ़ते रहिए दोस्तों, इस सब चीज़ों से आपके पूरे सिलेबस में से इसी से आ रहे हैं आपके क्वेश्चन। तो गुड नाइट दोस्तों, स्टूडेंट, कल मिलेंगे। शब्बा खैर।